इकोसिस्टम का कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। आप फर्स्ट ईयर इकोलॉजी से जो रिमेनिंग चैप्टर बचा हुआ है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन प्रदूषण से हम सभी अवगत हैं। ये ज्वलन समस्या है आज के डेट में। पूरा मुल्क, पूरी दुनिया प्रदूषण से परेशान है। यह प्रदूषण मैन के द्वारा क्रिएट किया हुआ ये तोहफा है जिसमें इंसान घुट घुट के मर रहा है। पॉल्यूशन कहते किसे? इच्छा के विपरीत नेचर ने आब हवा को एक निश्चित अनुपात में बनाकर हमें सौंपा, लेकिन हमने क्या किया? उस निश्चित अनुपात में गड़बड़ियां पैदा कर दी, परिवर्तन ला दिया जो हमारी इच्छा के विरुद्ध थी हालांकि। और आज तरह तरह की बीमारियों, तरह तरह के परेशानियों से सफ़र कर रहे हैं। इसलिए प्रदूषण या पॉल्यूशन एक अनडिज़ायरेबल चेंज है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए। ये पॉल्यूशन दो प्रकार का होता है। एक नेचर के द्वारा जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस, और दूसरा मैन मेड पॉल्यूशंस की रफ्तार बहुत तेज़ है और इसे हम नियंत्रण में ला सकते हैं। आज आप देख लीजिए कि लॉकडाउन का नतीजा क्या है। दिल्ली सिटी जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी मानी जाती थी, कुछ दिन पहले वहाँ सांस लेना मुश्किल हो गया था। लोग ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिए थे। आज लॉकडाउन की वजह से व्हीकल सारी बंद हैं, बर्निंग सोर्सेस सारे बंद हैं और पोल्यूशन का रेट कितना मॉडरेट पोजीशन पे चला गया है। हम भागलपुर की बात करें, एयर क्वालिटी इंडेक्स देख लीजिए, भागलपुर का मॉडरेट आ गया। आज के डेट में 50 के आसपास आ गया। ये अब गुड क्वालिटी में जाने वाला है। इसका एकमात्र कारण है कि यह आवागमन, आउट ऑफ व्हीकल्स, बर्निंग्स, ये जो भी फैक्ट्रीज़, ये सब सोर्सेज जो पॉल्यूशंस के हैं वो सब लॉकडाउन। क्या इस तरह से आइंदा हम अपने वातावरण को नहीं बचा सकते? हम इसके लिए फ़िक्रमंद नहीं हैं जो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हमें आइंदा भी जैसे लॉकडाउन में हम प्रदूषण के रेट को कम किए हैं, आम जिंदगी में भी इसको प्रयास करेंगे। अब टॉपिक की बात करते हैं तो पॉल्यूशन जिसके द्वारा पैदा होता है उसको पॉल्यूटेंट कहते हैं। ये पॉल्यूटेंट डिकम्पोजिशन के आधार पर दो प्रकार का होता है। एक वो पॉल्यूटेंट्स जो डिग्रेड हो जाए, वातावरण में जाने के बाद वो डिकम्पोज हो जाए। ये डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया और फंजाई वगैरह होते हैं जो इसको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं। और दूसरा वो है जो डिकम्पोज होता ही नहीं है, जिस रूप में वातावरण में आता है उसी रूप में रहता है। और इस कैटेगरी में आते हैं, वेल कॉमन चीज़ है, आपके वेल नोन चीज़ है आपके सामने, वो है DDT और प्लास्टिक। ये डिकम्पोज नहीं होते, ये सालों साल तक जिस रूप में वैसे रूप में रहते हैं और ये बहुत ख़तरनाक माने जाते हैं। अगर नेचर की बात करें तो पॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन हम केमिकल पॉल्यूटेंट्स, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, फिजिकल पॉल्यूटेंट्स इत्यादि वगैरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की बात अगर हम करें सिलेबस के एतबार से, तो हम इसे, अगर यह पॉल्यूशन एयर में हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन,
अगर यह अनडिजायरेबल चेंज वाटर में हो रहा है तो वाटर पॉल्यूशन, अगर यह चेंजेस सॉइल के क्वालिटी में, लैंड के क्वालिटी में हो रहा है तो लैंड पॉल्यूशन, और ये पॉल्यूशन अगर ध्वनि के केस में हो रहा है तो ध्वनि प्रदूषण। हमारे कानों का एक रेंज होता है, ऑडिबल रेंज, उससे ज़्यादा जब ध्वनि की पिच ज़्यादा हो जाती है तो यह हमें नुकसान पहुंचाता है। और भी है थर्मल पॉल्यूशन, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से पैदा होते हैं, थर्मल पावर से पैदा होते हैं, और न्यूक्लियर पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो न्यूक्लियर बायोवेस्ट के डंपिंग से पैदा होते हैं। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो रेडियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पैदा होते हैं। अगर हम पहलू पे आए एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की बात करें तो आप देखेंगे कि इसके जो सोर्सेज हैं वो आउटर व्हीकल्स हैं, मोटर गाड़ियां हैं, कोल कंबशंस हैं, बर्निंग ऑफ वुड्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें हमारे तरक्की के लिए, लेकिन इस तरक्की में छुपा है हमारी बर्बादी का राज। आज कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते हुए तापक्रम का सबसे बड़ा कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ने का कारण भी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एक तरफ से हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं वो कोल बर्निंग है, उसमें कोई कमी नहीं है, लगातार कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ रहे हैं वातावरण, और एवरी ईयर इनका परसेंटेज जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो बढ़ता ही जा रहा है वातावरण। कार्बन डाइऑक्साइड को जो ग्रहण करते थे, जो कंज्यूमर्स थे, ग्रीन प्लांट्स, उनको तो मैंने काट डाला, डिफोरेस्टेशन कर दिया, जंगल का जंगल काट दिया, एडिवाइसेस बन गए, बिल्डिंग बन गए, मकानात बन गए, रोड बन गए, जगह कहाँ है, खत्म कर दिया। जो इसका हैवी कंज्यूमर हुआ करते, इनकी संख्या बहुत कम हो गई, इसलिए इनकी तादाद तो बढ़नी ही है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ये बताना जरूरी है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, CO2 को ग्रीन गैस कहते हैं, और ये ग्रीन गैस, ग्रीन हाउस गैस, ये हीट कंडेंसर है, यानी सूरज की रोशनी जो आती है वो इसे अपने में रोक के रख लेता है और आउटर स्पेस में इससे जाने नहीं देता। तो क्या होगा अगर ये रोक के रखेगा तो ताप बढ़ेगी। यही वजह है कि आप देखिए आए दिन गर्मी का एहसास हो रहा है आपको, ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी एहसास कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया, समय पे बारिश नहीं होती। इसलिए मुझे अधिक से अधिक पेड़ लगाना होगा, कोई विकल्प नहीं है इसका। अगर आपने पेड़ पौधे काट दिए हैं, ठीक है, साफ कर दिया आपने, बिल्डिंग बना लिया, अपने बिल्डिंग में पॉटरी सिस्टम में आप प्लांट को ग्रो करें जो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करे और ऑक्सीजन को लिबरेट करे। ये पेड़ पौधे, ये आपके जीवन रक्षक हैं, ये सारे पेड़ पौधे। आप अपने परिसर को, अपनी जगह को हरा भरा करना होगा। आपको मालूम है जिस घर में अगर एक पेड़ है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत नहीं है। एक सीधा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जिस घर में एक पेड़ है उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है। बारिश के पानी, जो वर्षा होती है, वो पेड़ के जड़ों के द्वारा ज़मीन की जहाँ जल भंडार है वहाँ तक ये पहुँचा देते हैं। ऐसे बारिश के पानी अंदर नहीं जाती, ये तो कुछ देर मिट्टी में जाकर के मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लिंग कर जाते हैं, सट जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पोरोसिटी ख़त्म हो जाती है और ये वर्षा का जल भंडार एक्वीफर तक नहीं पहुंच पाता। ये पेड़ पौधे ही जो पहुंचा पाते हैं। इसलिए 1.5 लाख के लागत से गवर्नमेंट के 1.5 लाख के लागत रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बचना चाहते हैं तो घर में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाइए, वरना कोई विकल्प नहीं। और आप पास जगह नहीं है तो गमलों में लगाइए, कम से कम ऑक्सीजन का सोर्स से मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन तो होगा।
पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो एयर पॉल्यूटेंट्स में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स अगर कोई है तो वो है सल्फर डाइऑक्साइड, जो इंडस्ट्री से पैदा होती है। इंडस्ट्रियल एरिया में बहुतायत में पाए जाते हैं और बहुत शॉर्ट स्टे भी है इसका। पानी के साथ मिलकर ये एसिड रेन बनाता है। जो पानी में गिरेगा तो मछलियों का जो ऑक्सीजन घुला हुआ वो डिसोसिएट हो जाएगा, मछलियाँ सफोकेट कर मर जाती हैं। पौधों के पत्तों पर पड़ेगा, पत्ते जल जाते हैं। अभी इस तरह की शिकायत तो नहीं मिली, लेकिन आने वक्त में एसिड रेन का भी शिकार हम हो सकते हैं, इसलिए समझ जाने की जरूरत है। और इस सल्फर डाइऑक्साइड का अगर कोई कंजप्शन करता है, हेवी कंजप्शन करता है, तो वो है बरगद का पेड़। इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया में खास करके सिलेक्टिव रिप्लांटेशन की ज़रूरत है और वहाँ पर हम बरगद का पेड़ लगाएं। हमें सिलेक्टिव रिप्लांटेशन पे जोर भी देना चाहिए। इसका दूसरा पहलू भी है। बरगद, पीपल और बम्बू ट्री ऐसे ट्रीज का रिप्लांटेशन जरूरी है। इसके पीछे रीज़न है। बरगद और पीपल का पेड़, नीम का पेड़ रिलीजियस होने के कारण एक तो समाज इसको काट नहीं पाएगा, इसकी कटिंग नहीं कर पाएगा, और इससे फायदे भी बहुत है। नीम तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। बरगद का एक और भी रहस्य, एक बरगद का पेड़ लगभग 3000 से 5000 लीटर अपने पानी जड़ों के अंदर जमा करके रखता है। अगर एक बरगद का पेड़ काट दिया हमने तो ज़मीन से 3000 से 5000 लीटर का सफाया कर दिया। आज हम जल संरक्षण की बात कर रहे हैं, हमें इस पहलू पर भी सोचना होगा कि हमारे जल संरक्षण का स्रोत क्या है, नेचुरल तरीके से हम कैसे इसे स्टोर कर सकते हैं, क्या वजह है कि आज जल भंडार इतनी गिर गई, इतनी कमी आ गई। बम्बू ट्री की बात करें, ग्रास परिवार की है, बहुत तेज़ी से फैलता है ये, और कमर्शियल यूज़ भी है। इसके फर्नीचर बन रहे हैं, कॉटेज बन रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें बन रही हैं। आज आसाम को देखिए कि उसका जो कैपिटा इनकम है वो इसी बम्बू बिजनेस पर आधारित है। इसको जितना काटो उतना ग्रो करेगा, इसलिए इसे भी हमें फौकियत देना चाहिए। ये कमर्शियल यूज़ भी है, काटने से ये घटेगा भी नहीं, और इजीली अवेलेबल भी है, इसीलिए सिलेक्टिव रिप्लांटेशन की जरूरत पड़ती है। प्लांटेशन का ये मतलब नहीं, प्लांटेशन एकमात्र जरिया है एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने का। लेकिन प्लांटेशन करने से पहले हमें यह देखना होगा कि कौन सा ट्री इको फ्रेंडली है और कौन सा नहीं, और किस जगह के लिए वो सूटेबल है, इस पर कैंपेन करना होगा। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि शुरू में एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम के कारण फास्ट ग्रोथ की वजह से यूकलिप्टस ट्री जगह जगह ग्रो करा दिया गया। आज बहुत सारे जगहों पे यूकलिप्टस ट्री का जंगल है। ये सैंडिस कंपाउंड भागलपुर में देखिएगा, यूकलिप्टस ट्री का जंगल है। बहुत सारे कॉलेजेस, TNB वगैरह कैंपस में बहुत सारा सफ़ेदा, जिसे सफ़ेदा कहते हैं, ये बढ़ा हुआ है। ये इको फ्रेंडली नहीं है, ये ड्राईलैंड एरिया के लिए नहीं है। एक यूकलिप्टस का पेड़ एक दिन में 13 से 27 गैलन वाटर लेता है। 13 से 27 गैलन वाटर एक दिन में कंज्यूम करता है। सोचिए भूजल का क्या स्थिति होगा जहाँ पर ये मौजूद है। और रिटर्न में इसके पत्ते क्योंकि चमड़े के तरह होते हैं, इसलिए ये ट्रांसपिरेशन के जरिए यह पानी को, इन्वायरमेंट को बिल्कुल लिटिल अमाउंट प्रोड्यूस करता है, देता ही नहीं है एक तरह से। क्यों हम लगाएं इसे ड्राईलैंड एरिया में? इसे हटाना होगा हमें, भूमि जल स्तर को बरकरार रखने के लिए इसे हटाना होगा। इसका इम्पोर्टेंस है। इसे कहाँ लगाना चाहिए? जहाँ जलाशय है, वाटर लॉगिंग एरिया है, वहाँ इसे हम लगा दें। ये वाटर लॉगिंग एरिया से वाटर को ले लेगा और ज़मीन जो है वो सेमी सॉइल्ड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। वहाँ खेती कर सकते हैं, क्योंकि कीचड़ वाले मिट्टी में हम खेती नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ इसे लगा। पेड़ तो हमें लगाते हैं जरूर,
लेकिन पेड़ को ध्यान रखना भी उतना जरूरी है। फिर जब आप नहीं समझ के पेड़ लगा दिया, अभियान चल गया, लेकिन उस पेड़ के अंदर पानी देने वाला नहीं लगने के बाद तो पेड़ क्या होगा, सूख जाएगा और मर जाएगा। तो यह अभियान नहीं है, ये तो उस पेड़ पौधे में भी जान है। उसको तो लगा के सुखा करके मार दिया मैंने, वो तो एक हम परोपकार का काम नहीं किया, बल्कि एक क्राइम हो गया वो। तो अगर पेड़ लगाएं, पौधा लगाएं, तो उसका देखभाल जरूर करें, उसमें पानी जरूर डालें। और ज़्यादातर उम्मीद है कि हम ऐसे समय का सिलेक्शन करें कि जिस वक्त बारिश का मौसम हो, उसमें पेड़ पौधे आसानी से रोके जाते हैं। ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड का कंजप्शन करेंगे, हमारा क्लाइमेट जो है वो नियंत्रित रहेगा, हमारा इन्वायरमेंट नियंत्रित रहेगा। और अपने सीमाओं को लिमिट करें। हम ज़्यादातर ऐसे सोर्स का, ऐसे चीज़ का सिलेक्शन करें जिससे पॉल्यूशन कम फैलता है। हम मोटर कार का यूज़ करते हैं, उसमें डीजल का यूज़ करते हैं, पेट्रोल का यूज़ करते हैं। आज नई तकनीकी की तरफ बैटरी मेड व्हीकल्स भी आ गई हैं, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड कार भी आ गई हैं, उन्हें हम यूज़ करें। उनके कंपैरिजन में ये प्रदूषण नहीं के बराबर फैलाते हैं, प्रदूषण फ्री एक तरह से माना जाए। हमें इस पर फोकस करना होगा, नहीं तो हम अपने लिए बहुत बड़ी समस्या खड़े करने जा रहे हैं। ये जरूरी है। और जो फैक्ट्रीज हैं, जो चिमनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उसके भी मापदंड बनना चाहिए कि पॉल्यूशन अगर कर रहा है तो उसका रिमेडियल अरेंजमेंट भी उसे करना होगा। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बहुत ही समस्या है और इसे हम चाहें तो नियंत्रित कर सकते हैं। अब रही बात वाटर पॉल्यूशन की, तो ये वाटर पॉल्यूशन भी एयर पॉल्यूशन से कम नहीं है। हवा जिसे हम सांस से लेते थे वो पॉल्यूटेड हो गया, पानी जिसे हम पीते हैं वो प्रदूषित है, जहाँ हम रहते हैं वो एरिया प्रदूषित है। करें तो क्या करें? इसलिए वाटर जिसे जीवन माना जाता था, आज हम कहते हैं कि स्वच्छ जल जीवन है। सामान्य जल जीवन नहीं है, सामान्य जल तो विष है, स्वच्छ जल जीवन। तो हमें इसे स्वच्छ बना होगा। जल प्रदूषित हो रहा है, उसे हमें रोकना होगा। या फिर इंडस्ट्रीज की बात आती है। ये इंडस्ट्रीज बहुत सारे स्लज, वेस्ट मटेरियल डायरेक्ट ड्रेनेज में डालते हैं और वहाँ से ये वाटर रिजर्वायर, रिवर वगैरह में चले आते हैं और वहाँ प्रदूषण पैदा करते हैं। आप देख लीजिए मथुरा ऑयल रिफाइनरी, जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज करता है, और वो मथुरा ऑयल रिफाइनरी से एक ड्रेन निकलता है बड़ा सा, जो ड्रेन जा कर के ताजमहल से संपर्क करता है और लगातार वो H2S ड्रेनेज के वाटर से मिल करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और वो सल्फ्यूरिक एसिड जो एक टूरिस्ट प्लेस है, इस इंडिया का एक 7 वंडर में से एक वंडर है, उसको इरोड कर दिया है, जगह जगह क्रैक हो गई। कई बार वैज्ञानिकों ने, कई बार इकोलॉजिस्ट ने इसकी रिपोर्ट दी, पता नहीं क्यों, किस परिस्थिति में इसे अनसुनी कर दी गई है। और आप देखें कि हमारे घरों से भी डोमेस्टिक वेस्ट निकलते हैं, ये ड्रेनेज में जाते हैं और सारे डायरेक्ट ये वाटर रिजर्वायर में जा कर के पाउड ऑफ हो रहे हैं, मिल रहे हैं। कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं। हमें ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा नदी में जाने से पहले, वाटर को प्यूरिफाई करना होगा। आपको बता दें, वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका भी संबंध पेड़ पौधों से है। हमने क्या किया कि पेड़ पौधों को तो काट दिया, ग्रासेस फिनिश हो गए। ये पेड़ पौधे मिट्टी के जो टॉप लेयर है उसको पकड़ के रखे रहते थे, इनकी जड़ें।
टॉप लेयर तो फ्री हो गया, अब बारिश के पानी से और विंड से ये वॉश आउट होकर के नदियों में चला आया। जो इनकी खादें थी, जो इनकी मिनरल्स थे, जो फर्टिलाइजर्स थे, जो ह्यूमस थे, वो जा कर के नदियों में चले गए और नदियों को, पानी को फर्टाइल कर दिया। पानी को नॉन फर्टाइल होना चाहिए, ज़मीन को फर्टाइल होना चाहिए। पेड़ पौधे काटने की वजह से ज़मीन की फर्टिलिटी चली गई पानी में और ज़मीन वाटर में, और वाटर फर्टाइल हो गया। वाटर को, इस फर्टिलाइजर से फर्टाइल होने की क्रिया को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। आप देख लें, वाटर पॉल्यूशन का सबसे बड़ा वजह है तो यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन से क्या हुआ कि वहाँ वेजिटेशन ज़्यादा ग्रो कर जाए, और कर गए हैं। वहाँ सिल्ट बन जाएगा और उसके वजह से जो वाटर का ऑक्सीजन है वो हेवी कंज्यूम हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन की कमी होगी वाटर में, तो वाटर एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है, वो सफोकेट करके मर जाते हैं। तो कुछ हुआ नहीं। पूरे इन्वायरमेंट को, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का सबसे बड़ा वजह है कि ज़मीन जो फर्टाइल था वो उसकी फर्टिलिटी शिफ्ट कर गई वाटर में, और वाटर जो अनफर्टाइल था वो करेक्टर हो गया लैंड का। जब तक हम ज़मीन की फर्टिलिटी वाटर से शिफ्ट करके लैंड पे नहीं लाएंगे, तब तक इकोलॉजी को बैलेंस करना हमारे लिए समस्या हो जाएगी। वाटर का समस्या, वाटर पॉल्यूशन का समस्या के लिए हमें डोमेस्टिक सीवेज को कंट्रोल करना होगा, इंडस्ट्रीज जो वाटर से कांटेक्ट है उसको करना होगा। प्लास्टिक फैक्ट्री, कानपुर की बात करें, वो प्लास्टिक बनाते समय बहुत सारे वेस्टेज को डंप कर रहा है वाटर के अंदर। उसमें ऐसा केमिकल है जो भोपाल से मिक जो निकला था, मिथाइल आइथोसाइनाइड 1984 में, जिसमें हजारों के हजारों संख्या में लोग की मौत हुई थी, लोग पैरालाइज हुए थे, और बहुत सारे लोग और अंधे हो गए, लुल्ले लंगड़े हो गए। इतना ही तक नहीं, बल्कि उनके जनरेशन के अंदर में जेनिक परिवर्तन हो गया, और वो भी इससे शिकार हो गए। जानवरों की बात करें तो जानवर तो विदिन 24 आवर्स मर गए वहाँ पे। उससे भी ज़्यादा खतरनाक प्लास्टिक फैक्ट्री केमिकल निकालती है, और कानपुर से ये निकलता है, और ये वाटर में डंप हो रहा है। तो इसे हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना होगा। हम अपने लेवल, लोकल लेवल पे भी जो ड्रेनेज सिस्टम के जो कचरे हैं उसको सही कर सकते हैं। अगर हमारे पास अगर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है तो गम्बूसिया मछली आती है। ये गम्बूसिया मछली अगर हम डालते हैं तो इससे दो फायदा होता है। एक तो मच्छर की लार्वी को खा जाएगा नाला नाली से, और जितने वेस्ट हैं ऑर्गेनिक वेस्ट उसको भी फिनिश कर देता है, और वाटर फ्रेश हो जाता है, और तब ये ड्रेन कर सकता है। तो हमें एक एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा, एक कमर्शियल बेनिफिट भी हो जाएगा, मच्छर से हमें निजात भी मिल जाएगा। आप मच्छर को मारने के लिए म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट फ्यूमिगेशन करती है। फ्यूमिगेशन से तो बड़े मच्छर, एडल्ट मच्छर मर सकते हैं, लेकिन हजारों के तादाद में लार्वा जो मच्छर में बदल रहा है उसका क्या होगा? हम तेल तो डालते नहीं है किरासन का कि उसके लार्वा सफोकेट करके मरे। तो इसलिए हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल करना होगा। क्यों नहीं गम्बूसिया मछली दें जो ये मच्छर का भी नियंत्रण करे और ड्रेनेज वाटर को भी दुरुस्त करे। तो वाटर पॉल्यूशन के लिए हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान देना होगा कि उससे भी ये कंजप्शन हो रहा है, इसको कैसे मेंटेन किया जाए। थर्मल पावर पे भी ध्यान करना होगा, और जो वेस्ट वाटर में डाले जा रहे हैं उसके रोकथाम का भी उपाय करना होगा। प्रदूषित वाटर को हमें ध्यान में रखते हुए स्वच्छ जल पीना होगा, और स्वच्छ जल पीने के लिए हमारे पास, सभी लोगों के पास तो वाटर प्यूरीफायर नहीं है कि वो वाटर प्यूरीफायर खरीद करके पानी को स्वच्छ कर सकें। हम पानी को बॉयल करके पिए, कुछ नहीं होता।
उसको कपड़े को कॉटन के कपड़े को 3 स्तर रख करके छानें। बालू को धोकर बालू से पानी को छान लें। बालू से पानी को छानेंगे, जो आयरन से भरा हुआ एरिया है, खास करके नौगछिया, ऐसे एरिया में लोग आयरन से मुक्त हो सकते हैं। आयरन बालू से छानने के वक्त मुक्त हो जाता है। बालू से जीवाणु भी मुक्त हो जाता है। चारकोल से, फ्रेश बर्न चारकोल से भी हम पानी को फिल्टर कर सकते हैं। यही है कि फ़िल्टर करते समय आहिस्ता आहिस्ता पानी की रफ्तार होनी चाहिए। चारकोल की साइज़ जो है वो फिबुल की साइज़ में होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। इस तरह से चारकोल और बालू से भी हम फिल्टर करके इसको पानी का सेवन कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक समस्याएं जो है दूर हो जाएंगी, और जहां हम बाउंड हैं प्रदूषित वाटर पीने के लिए, उससे बच सकते हैं। इसके बाद जो अगला इकोलॉजी का या एनवायरमेंटल साइंस का जो क्लास होगा, वो हमारा लैंड पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।